केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लाइफ का 5th चैप्टर न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड। ये भी सेम पिछले चैप्टर का जैसा दोनों को कॉम्बिनेशन में इसलिए पढ़ा कि न्यूक्लिक एसिड इज ए पॉलीमर मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इसके अंदर पहले न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया कि नॉर्मली हमारे सेल के अंदर बहुत से टाइप में न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, मगर उसके अंदर मेन 2 टाइप है, जिसकी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड जिसे डीएनए भी कहते हैं, नेक्स्ट राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसे आरएनए भी कहते हैं। नेक्स्ट डीएनए के डिस्कवरी के बारे में बताया कि इसको फर्स्ट टाइम ब्रिटिश मिस्टर ने डिस्कवर किया। और नेक्स्ट डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है बोलकर हमारे को ट्रांसफरिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट से पता चला, जो एवरी मैककोड एंड मैक्री ने कनेक्ट किया था। और नेक्स्ट न्यूक्लिक एसिड के फंक्शन के बारे में बताया कि ये मेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी एंड रिजर्व करता है। और नेक्स्ट एक स्पीशी का आइडेंटिटी को भी मेंटेन करता है, क्योंकि स्पीशी के अंदर डीएनए रहता है, डीएनए के अंदर जीन रहता है, डीएनए ही और जीन ही मेन एक ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर, फंक्शन और कलर और एक्सेट्रा उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। और नेक्स्ट सेंट्रल डोमेन के बारे में बताया कि ये डीएनए ट्रांसक्राइब होकर आरएनए बनाता है और आरएनए ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनाता है, यही इसी को सेंट्रल डोमेन कहते हैं। और नेक्स्ट न्यूक्लिक एसिड का कंपोनेंट न्यूक्लियोटाइड रहता है। नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि इसके अंदर एक पेंटोज शुगर रहता है और पेंटोज शुगर का 5th कार्बन पर फॉस्फेट अटैच रहता है बाय फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। और नेक्स्ट 1st कार्बन पर नाइट्रोजनस बेस अटैच रहता है बाय कोवेलेंट ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और नेक्स्ट इसके अंदर ये याद रखो कि अगर शुगर और नाइट्रोजन बेस 2 ही रहे तो इसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। और नेक्स्ट अगर फॉस्फेट ग्रुप शुगर और नाइट्रोजनस बेस तीनों रहे तो न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और नेक्स्ट बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोटाइड के बारे में बताया कि बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट बोलते हमारे बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि इसके अंदर पहले प्यूरिन एंड pyrimidine जो मेन डीएनए एंड आरएनए का कंपोनेंट है, और नेक्स्ट ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म में भी होता है, और नेक्स्ट एंजाइम एक्टिविटी में भी हेल्प होता है, और प्रोटीन सिंथेसिस में मेन प्रोटीन सिंथेसिस में भी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोटाइड प्यूरिन एंड pyrimidine हेल्प होता है। और नेक्स्ट यूडीपी ग्लूकोज के बारे में बताया कि ये मेन ग्लाइकोजन के सिंथेसिस में हेल्प होता है, जो विच ग्लाइकोजन स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज। और नेक्स्ट सीडीपी एसिल ग्लिसरॉल के बारे में बताया कि ये मेन लिपिड सिंथेसिस के वक्त इंटरमीडिएट में पाया जाता है। और नेक्स्ट एंड सीएमपी एंड जीसीएमपी जो हमारे सेल के अंदर सेकेंडरी मैसेंजर के जैसे एक्ट होता है। और नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के एनालॉग के बारे में बताया कि ये मेन हमारे बॉडी के अंदर डिसीज जैसे कि कैंसर, एड्स को ट्रीट करने के लिए हेल्प होता है। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस रहता है वो मेनली 2 टाइप में रहता है, जैसे कि प्यूरिन एंड pyrimidine। प्यूरिन एंड pyrimidine की कॉमन प्रॉपर्टी है कि दोनों एरोमेटिक है एंड दोनों हेटेरोसाइक्लिक के, इसलिए दोनों को एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। और नेक्स्ट इसके अंदर प्यूरिन के बारे में बताया कि इसके अंदर 2 नाइट्रोजनस बेस है, जिसके एडेनिन एंड गुआनिन। और pyrimidine के अंदर 3 नाइट्रोजनस बेस है, जैसे कि साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। और pyrimidine के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात याद रखो कि इसके अंदर 3 नाइट्रोजनस बेस है, मगर एक पर्टिकुलर न्यूक्लिक एसिड जिसकी डीएनए आने के अंदर ओनली 2 नाइट्रोजनस बेस मिलते हैं। इसके एग्जांपल के लिए डीएनए के अंदर ओनली साइटोसिन एंड थाइमिन मिलता है, वही आरएनए के अंदर साइटोसिन एंड यूरेसिल मिलता है। और नेक्स्ट एक बात याद रखो कि डीएनए के अंदर जिस जगह पर थाइमिन मिलता है उसी जगह पर आरएनए के अंदर यूरेसिल मिलता है। और नेक्स्ट माइनर बेस के बारे में बताया कि ये माइनर बेस जब नाइट्रोजनस बेस को मिथाइलेशन और एसिलेशन करते हैं तो माइनर बेस मिलता है, जो नॉर्मली न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है। और नेक्स्ट ये एंजाइम को रिकॉग्नाइज करने के लिए हेल्प होता है। और एग्जांपल के लिए 5-methyl साइटोसिन, N4 एसिटाइल साइटोसिन। और नेक्स्ट फ्री बेस बोले तो ये सेल के अंदर फ्रीली रहता है, इसके एग्जांपल के लिए हाइपोक्सेंथिन बोले तो ये प्यूरिन के सिंथेसिस के वक्त इंटरमीडिएट में पाया जाता है। और नेक्स्ट यूरिक एसिड जब प्यूरिन को डिग्रेड करते हैं तो एंड प्रोडक्ट में मिलता है यूरिक एसिड। और नेक्स्ट मिथाइलेटेड प्यूरिन्स बोले तो ये प्लांट्स के अंदर पाया जाता है और यूजफुल प्रोडक्ट में हेल्प होता है, जैसे कि केफिन कॉफी में पाया जाता है। और नेक्स्ट थायोफिलिन जो टी में पाया जाता है। और नेक्स्ट थायोब्रोमिन जो कोकोक के अंदर पाया जाता है। और नेक्स्ट टॉटोमेरिक फॉर्म के बारे में बताया कि टॉटोमेरिक फॉर्म बोले तो इसके अंदर दोनों कीटो एंड इनोल फॉर्म रहता है। ये मेनली जब नाइट्रोजनस बेस के अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप रहा तो ये फॉर्म करता है, कार्बोक्सिल ग्रुप भी रहना और साइड में एक हाइड्रोजन ग्रुप भी रहना, जब भी टॉटोमेरिक फॉर्म दिखाता है। इसके अंदर जैसे कि इधर एग्जांपल ले लो, इधर कीटो जो कीटो फॉर्म है ब्रेक होकर हाइड्रोक्सिल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इसीलिए इसी को टॉटोमेरिक फॉर्म कहते हैं। दोनों कीटो फॉर्म भी रहना, इनोल फॉर्म भी रहना। और एक बात याद रखो कि कीटो फॉर्म को लेक्टम कहते हैं, वही इनोल फॉर्म को लैक्टिम कहते हैं। और नेक्स्ट इसके बाद न्यूक्लिक एसिड के अंदर पाए जाने वाले शुगर के बारे में बताया कि अगर आरएनए रहा तो उसके अंदर पेंटोज शुगर राइबोज रहता, अगर डीएनए रहा तो पेंटोज शुगर डीऑक्सीराइबोज रहता। ओनली डिफरेंस इतना रहता कि राइबोज के अंदर सेकंड कार्बन पर हाइड्रोजन ग्रुप रहता, वही डीऑक्सीराइबोज के अंदर सेकंड कार्बन पर हाइड्रोजन का ग्रुप रहता है। और नेक्स्ट नोमेनक्लेचर के बारे में बताया कि इससे पहले एक टर्म को अंडरस्टैंड करो, न्यूक्लियोसाइड मतलब इसके अंदर शुगर का बेस का अटैचमेंट रहता है, वही न्यूक्लियोटाइड के अंदर शुगर बेस एंड फॉस्फेट का अटैचमेंट रहता है। और नेक्स्ट इसका एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करो, ये डायरेक्टली नोमेनक्लेचर को डायरेक्ट एग्जांपल से अंडरस्टैंड करो। एक बेस एडेनिन लिया तो उसको न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट होने के बाद एडेनोसिन कहते हैं,
और एडेनोसिन जब न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट होता तो एडेनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट होते हैं। तो इसके अंदर 5 मोनोफॉस्फेट मतलब इसके अंदर पेंटोस शुगर का 5th कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप का अटैचमेंट है और डायरेक्टली एडेनोलेट भी लिख सकते हैं और एब्रिविएशन में AMP लिख सकते हैं। जैसे ए बोले तो एडेनोसिन, M बोले तो मोनो एंड P बोले तो फॉस्फेट। और नेक्स्ट इसके बाद डीएनए के अंदर अगर बेस एडेनिन रहा तो उसको न्यूक्लियोसाइड में डीऑक्सी एडेनोसिन लिखते हैं और नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड में डीऑक्सी एडेनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट लिखते हैं। सेम इसका सेम कंडीशन है। इसका बोले तो 5th कार्बन पर बोले तो डीऑक्सी राइबोस का 5th कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप का अटैचमेंट है और डायरेक्टली डीऑक्सी एडेनिलेट भी लिख सकते हैं और एब्रिविएशन में DMP बोले तो डी इसलिए लिखते हैं क्योंकि डीएनए का न्यूक्लियोटाइड बोल कर पता चलना ना, इसलिए डी बोलकर लिखते हैं। डी बोले तो डीऑक्सी। और बेस का नंबरिंग के बारे में बताया कि इसको डायरेक्टली 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग लिखते हैं। और बेस के एक याद रखो कि अगर प्यूरिन रहा तो उसका नंबरिंग एंटी क्लॉकवाइज में लिखते हैं। वही अगर पिरामिड रहा तो उसका नंबरिंग क्लॉकवाइज में लिखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो। और नेक्स्ट शुगर के बारे में बताइए कि इसका नंबरिंग डायरेक्टली 1 2 2 3 4 लिखते हैं। डैश इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये शुगर का नंबरिंग और बेस का नंबरिंग डिफरेंट पता चलना ना, इसलिए डैश लिख रहे हैं। और नेक्स्ट एस्टरिफिकेशन के बारे में बताइए कि ये मेन 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में अटैचमेंट होने के लिए हेल्प होता है। इसके अंदर एक न्यूक्लियोटाइड का 5th कार्बन का हाइड्रोक्सिल और दूसरा न्यूक्लियोटाइड का 3rd कार्बन का हाइड्रोक्सिल दोनों के बीच में एस्टरिफिकेशन होता है। एस्टरिफिकेशन होकर फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से अटैच हो जाता है 2 न्यूक्लियोटाइड। और नेक्स्ट न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट बोले तो इसके अंदर एक फॉस्फेट अटैच है। और नेक्स्ट सिंथेटिक न्यूक्लियोटाइड एनालॉग बोले तो इसके अंदर सिंथेटिक बोले तो सिंथेसिस कर रहे हैं और न्यूक्लियोटाइड एनालॉग बोले तो इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड में जरा अल्टर हो जाता है, न्यूक्लियोटाइड में जरा अल्टरेशन होता है। और नेक्स्ट नॉर्मली अल्टरेशन हाइड्रोक्सिलिक रिंग बोले तो नाइट्रोजनस बेस और शुगर के अंदर पाए जाते हैं। और नेक्स्ट ये एनालॉग ड्रग के जैसे भी यूज होते हैं, जैसे कि अलोप्यूरिनॉल जो मेनली ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरयूरेसिमिया बोले तो जब हमारे ब्लड के अंदर ज्यादा यूरिक एसिड एक्युमुलेट हुआ तो डिसीज कंडीशन हाइपरयूरेसिमिया होता है, जिसको ट्रीट करने के लिए हम यूरोप्यूरिनॉल को यूज करते हैं। और ग्यूट बोले तो जब 2 बोन का अटैचमेंट हुआ तो उसके बीच में एक इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन होने के बाद वजह से हमारे को पेन फील हो जाता है, उसी को ग्यूट कहते हैं और इसको ट्रीट करने के लिए भी हेल्प होता है। और नेक्स्ट 5-फ्लोरोयूरेसिल एंड 3-डीऑक्सीयूरेनिन के बारे में बताया कि ये मेनली कैंसर को ट्रीट करने के लिए हेल्प होता है, जो डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट होकर सेल का प्रोलिफिकेशन को ब्लॉक कर देता है। और नेक्स्ट अज़ाइरोथेरेपिन के बारे में बताया कि ये मेनली इम्यूनोसप्रेसिंग एजेंट के जैसे यूज होता है, क्योंकि हमारा बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर ऑर्गन को ट्रांसफर करे तो ऑर्गन फॉरेन है समझकर हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको किल करने का सोचता और किल नहीं करना, इसलिए हम अज़ाइरोथेरेपिन को यूज करते हैं। और नेक्स्ट अर्बुनियल एडेनिन के बारे में बताया कि न्यूरोलॉजिकल डिसीज जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, अल्जाइमर डिसीज, ब्रेन ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए हेल्प होता है। नेक्स्ट वायरल इंसेफेलाइटिस को भी ट्रीट करने के लिए हेल्प होता है। और नेक्स्ट अर्बुनियल साइटोसिन के बारे में बताया कि ये कैंसर थेरेपी के लिए हेल्प होता है, जैसे कि ये डीएनए के रेप्लिकेशन के अंदर इंटरफेयर करता है, जिसकी वजह से ये कैंसरस सेल को ब्लॉक कर देता है। और नेक्स्ट ज़ुडोविडिन के बारे में बताइए कि ये केमिकली 3-अज़ाइडो-2,3-डिडॉक्सीथाइमिडिन है। और नेक्स्ट डिडोनोसिन के बारे में बताइए कि ये डिडोनोऑक्सिनोसिन है, जो मेनली एड्स को ट्रीटमेंट के लिए हेल्प होता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में बताइए कि ये मेनली डीऑक्सोराइबोन्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर से बनता है। और नेक्स्ट ये डीऑक्सोराइबोन्यूक्लियोटाइड मेनली 4 टाइप में आते हैं बेस्ड ऑन नाइट्रोजनस बेस। इसके अंदर पहले डीऑक्सी एडेनिलेट बोले तो इसके अंदर एडेनिन का नाइट्रोजनस बेस है। और नेक्स्ट डीऑक्सी गुनिलेट और नेक्स्ट डीऑक्सी साइटिडाइलेट, डीऑक्सी थाइमिडाइलेट, और ये एब्रिविएशन फॉर्म है जो ऑलरेडी पढ़े से हम। और नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का अटैचमेंट के बारे में बताया कि इसके अंदर 2 न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से अटैच होता है, जो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन से बनता है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के अंदर एक न्यूक्लियोटाइड का 3rd कार्बन का हाइड्रोक्सिल और एक न्यूक्लियोटाइड का 5th कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों के बीच में एस्टरिफिकेशन होता है। एस्टरिफिकेशन होकर 3,5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बनता है। और नेक्स्ट एक बेस और शुगर दोनों ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो कोवेलेंट रहता है उससे अटैच रहता है। और नेक्स्ट ये बेस के बारे में ये याद रखो कि ये बेस हाइड्रोफोबिक रहता है, बोलते हैं वाटर हीटिंग रहता है, इसीलिए डीएनए के अंदर बेस इनसाइड में रहता है। और नेक्स्ट ये शुगर ग्रुप, ये डाइस्टर लिंकेज, ये सब हाइड्रोफिलिक बनते हैं, मतलब तो वाटर लविंग रहता है, इसलिए ये आउटसाइड में रहता है, पेरिफेरी वाटर के कांटेक्ट में रहता है। और चार्जिफ रूल जो मोलर इक्विवेलेंस के बारे में बताता है, इसके बारे में एक बात है देखो कि चार्जिफ रूल मेनली डबल स्टैंडर्ड डीएनए डबल स्टैंडर्ड आरएनए के ऊपर के लिए, वही सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के ऊपर अप्लीकेबल नहीं है। इसके बारे में बताया कि एक न्यूक्लिक एसिड के अंदर कितना प्यूरिन रहता है उतना ही pyrimidine रहता है। इसके एग्जांपल के लिए डीएनए ले लो, डीएनए के अंदर कितना एडेनिन नाइट्रोजनस बेस मिलता है
उतना ही थायमिन मिलता है, और कितना गुआनिन मिलता है उतना ही साइटोसिन मिलता है। और नेक्स्ट डीएनए डबल हेलिक्स के बारे में बताया कि इसको फर्स्ट टाइम वैटसन ने क्रिक ने प्रपोज किया, जो बी फॉर्म का था। बोले तो डबल हेलिक्स डीएनए डबल हेलिक्स भी 6 टाइप में मिलते हैं, उसके अंदर जो वैटसन ने क्रिक ने प्रपोज किया वो बी फॉर्म का था। और नेक्स्ट डीएनए डबल हेलिक्स को माइलस्टोन ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि माइलस्टोन बोले तो इंपॉर्टेंट है मॉडर्न बायोलॉजी के लिए। और नेक्स्ट इसका शेप ट्विस्टेड रेलर शेप में रहता है। बोले तो जो डीएनए रहता है वो स्टेप्स के अंदर रहता है, स्टेप्स जब स्टेप्ड डीएनए को ऐसा ट्विस्ट कर देते हैं तो ट्विस्टेड रेलर शेप ले लेता है। और नेक्स्ट फीचर्स के बारे में बताइए कि इसके अंदर डीएनए के अंदर 2 पॉली डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड एंटी पैरेलल में अटैच रहते हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। और नेक्स्ट इस दो नाइट्रोजनस बेस का बीच का डिस्टेंस अराउंड 0.34 नैनोमीटर रहता है। और नेक्स्ट इस हेलिक्स का डायमीटर इज अराउंड 2 नैनोमीटर। और नेक्स्ट इस हेलिक्स का जो टर्न रहता है, सर्कुलर टर्न, इसके बीच में का डिस्टेंस बोले तो पिच अराउंड 3.4 नैनोमीटर रहता है। और नेक्स्ट ये हेलिक्स बहुत ऐसा राइट हैंडेड भी रहता है और लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स भी रहता है। और नेक्स्ट इसका बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बताया कि इसके अंदर एडेनिन एंड थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है। वही साइटोसिन और गोनिन और साइटोसिन दोनों के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है। और नेक्स्ट ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बोले तो ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रॉन्गर रहता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से अराउंड 50% तक। और नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट डीएनए के बारे में बताइए कि ये मेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। और नेक्स्ट इसका ट्रांसक्रिप्शन सिचुएशन के बारे में बताइए कि इसके अंदर एक स्टैंड रहता है जिसको टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं, और एक स्टैंड जिसे नॉन टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं। और नॉन टेम्पलेट स्टैंड को कोडिंग स्टैंड भी कहते हैं, क्योंकि जो आरएनए बनता है उसका कोडन और कोडिंग स्टैंड का कोडन दोनों सेम रहते हैं, इसलिए इसको कोडिंग स्टैंड कहते हैं, वही इसको नॉन कोडिंग स्टैंड कहते हैं। और नेक्स्ट डीएनए के कन्फर्मेशन के बारे में बताइए कि डीएनए जिसके अंदर जो नॉर्मली 6 टाइप में पाया जाता है, जैसे कि A B C D E Z, जो नॉर्मली हम अब तक पढ़ते हैं बचपन से, वो बी फॉर्म का था जो वैटसन एंड क्रिक ने दिया था। और नेक्स्ट इसके अंदर जो कॉन्फर्मेशन है A B C D, इसके अंदर एक माइनर डिफरेंस रहता है। इसके एग्जांपल के लिए ले लो बी एंड जेड फॉर्म को लो। इसके अंदर बी फॉर्म जो राइट हैंडेड हेलिक्स है, वही जेड फॉर्म लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है। वही और बी फॉर्म का 1 टर्न में 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर मिलते हैं, वही जेड फॉर्म में 12 नाइट्रोजनस बेस मिलते हैं। और नेक्स्ट इसका शेप दोनों का हेलिक्स ही चलता है, मगर जेड फॉर्म में जब जरा जिगजैग शेप रहता है। और नेक्स्ट इसका टिल्ट बोले तो जो लेटर ट्विस्ट शेप है उसका टिल्ट अराउंड +19 डिग्री रहता है, ये -19 डिग्री 9 डिग्री। और नेक्स्ट अनयूजुअल स्ट्रक्चर बोले तो डीएनए का कुछ स्ट्रक्चर चेंज ऐसे डबल हेलिक्स में भी नहीं रहता, ऐसे बेंट डीएनए में भी रहता है, और टिपर स्टैंड में भी रहता है डीएनए, और 4 स्टैंडर्ड में भी रह सकता है डीएनए। और नेक्स्ट ये मेन एंजाइम और प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करने के लिए हेल्प होता है ऐसे अनयूजुअल स्ट्रक्चर। और नेक्स्ट साइज ऑफ डीएनए के बारे में बताइए कि एक फार्मूला याद रखो कि अगर कितना भी बेस पेयर रहने दो, एक न्यूक्लियस के अंदर कितना भी बेस पेयर रहने दो, उसको 0.34 नैनोमीटर से मल्टीप्लाई करो। 0.34 क्योंकि ये 2 नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस है। और नेक्स्ट एग्जांपल के लिए ले लो वायरस का ले लो। वायरस के अंदर अगर 4.8 × 10⁴ नाइट्रोजनस बेस रहते हैं, बेस पेयर रहता है, इसके हिसाब से इसको मल्टीप्लाई बाय 0.34 × 10⁹ बोले तो नैनोमीटर है ना, 10⁻⁹। इसका आंसर अराउंड 16.5 माइक्रोमीटर तक रहता है इसका डीएनए का लेंथ। और नेक्स्ट ह्यूमन का सिमिलरली ह्यूमन का जब 6 × 0.34 करो और 10⁹ 10⁹ कैंसिल हो जाते हैं, अराउंड 2 मीटर तक आ जाता आंसर। और नेक्स्ट इसका शेप के बारे में बताइए कि बैक्टीरिया के अंदर नॉर्मली सर्कुलर शेप में पाया जाता है डीएनए, वही ह्यूमन और हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर लीनियर शेप में पाया जाता है। और ह्यूमन और हायर ऑर्गेनिज्म के में एक्सेप्ट सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, उसके अंदर सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, क्योंकि ये सिम्बायोटिक थ्योरी से पता चलता है, जो ऑलरेडी पढ़े से हम सिम्बायोटिक थ्योरी, जिससे पता चलता है कि इसके अंदर सर्कुलर डीएनए है। नेक्स्ट डीएनए का डीनेचुरेशन के बारे में बताइए कि इसके अंदर डीएनए का डबल स्टैंडर्ड ब्रेक होकर सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट होता है। एक बात याद रखो कि जब प्रोटीन का डीनेचुरेशन हुआ तो पूरा प्रोटीन ब्रेक होकर अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता, वैसा डीएनए के अंदर नहीं होता। डीएनए के अंदर ओनली डबल स्टैंडर्ड का हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होकर सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट होता। इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड का जो कनेक्ट करता है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, वो ब्रेक नहीं होता है। और नेक्स्ट इसका ब्रेक हुआ क्या नहीं हुआ, डीनेचुरेट हुआ क्या नहीं हुआ बोलकर हम स्पेक्ट्रोमीटर से मेजर करते हैं, क्योंकि स्पेक्ट्रोमीटर की एक प्रॉपर्टी है कि लाइट कितना ऑब्जर्व हुआ उसको पता करता है। और अगर डीनेचुरेशन नहीं हुआ बोले तो प्यूरिन एंड पिरिमिडिन फ्री नहीं है, जिसकी वजह से लाइट का ऑब्जर्वेंस डिक्रीज लेता है। अगर ब्रेकेज हुआ इसका मतलब प्यूरिन एंड पिरिमिडिन फ्री है, जिसकी वजह से लाइट का ऑब्जर्वेंस इंक्रीज होता है, मतलब हाइपरक्रोमेटिसिटी होता है। और नेक्स्ट मेल्टिंग टेम्परेचर के बारे में बताइए कि एक टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर डीएनए का
डबल स्टैंडर्ड ब्रेक हो जाता है और इसका स्ट्रक्चर लॉस्ट हो जाता है। और इससे पहले स्टेबिलिटी के बारे में बताया कि याद रखो कि गुआनिन एंड साइटोसिन का स्टेबिलिटी इसके अंदर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड रहते हैं। इसका स्टेबिलिटी एडेनिन एंड थाइमिन से ज्यादा रहता है क्योंकि इसके अंदर ओनली 2 हाइड्रोजन बॉन्ड रहते हैं, इसके अंदर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड रहते हैं। और नेक्स्ट अगर डीएनए के अंदर ज्यादा गुआनिन एंड साइटोसिन रहा तो उसके अंदर उसका मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा रहता है क्योंकि उसके अंदर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड रहते हैं और स्टेबिलिटी भी ज्यादा रहता है। और नेक्स्ट फॉर्मेट के बारे में बताया कि ये मेनली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होता है क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, एक डीएनए के अंदर दूसरे डीएनए को अटैच करते हैं जो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेकेज का इंपॉर्टेंट है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड को डिस्टेबलाइज करने के लिए फॉर्मेट यूज करते हैं। और नेक्स्ट रीनेचुरेशन बोले तो जो डीएनए ब्रेक हो गया सिंगल स्टैंडर्ड में उसको वापस से डबल स्टैंडर्ड करने के लिए हेल्प होता है, डबल स्टैंडर्ड बनता है, उसी को डीनेचुरेशन कहते हैं। और नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए के बारे में होता है कि जो हमारे नॉर्मली हम ह्यूमन के अंदर अराउंड 2 मीटर का डीएनए रहता है एक न्यूक्लियस के अंदर, वही न्यूक्लियस का डायमीटर अराउंड 10 माइक्रोमीटर रहता है, मगर ये इसका और इसका अराउंड 10⁶ में डिफरेंस है। मगर ये 2 मीटर ओनली 10 माइक्रोमीटर का न्यूक्लियस में इसलिए पैक हो जा रहा है क्योंकि डीएनए कॉम्पैक्ट पैक हो जाता है, कॉम्पैक्टली पैक हो जाता है न्यूक्लियस के अंदर। और नेक्स्ट प्रोकैरियोटिक डीएनए के बारे में होता है कि ये सर्कुलर इन शेप रहता है और सर्कुलर डीएनए को स्टेबलाइज करने के लिए केटायन प्रोटीन भी रहते हैं, केटायन जैसे कि पॉलीएमाइड। और नेक्स्ट यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाने वाले डीएनए के बारे में बताया कि इसके अंदर एक डीएनए का थ्रेड रहता है विच इज एसिडिक एंड और एक हिस्टोन प्रोटीन रहता है विच इज बेसिक होने का कारण जैसे कि प्रोटीन H2A, H2B, H3 प्रोटीन। और नेक्स्ट ये डीएनए हिस्टोन के ऊपर 2 टर्न बनाता है, 2 टर्न में अराउंड 150 बेस पेयर रहते हैं। और नेक्स्ट इस अपीयरेंस को न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और नेक्स्ट न्यूक्लियोसोम बनाकर एक बीड्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस देता है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। और नेक्स्ट एक क्रोमेटिन फर्दर कंडेंस होकर न्यूक्लियस के अंदर रह जाता है। और नेक्स्ट अगर सेल डिवीजन हो रहा, समझ लो डिवीजन हो रहा, तो वो क्रोमेटिन फर्दर कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है। और क्रोमोसोम जो नॉर्मली जब सेल का मेटासिस हो रहा, मेटाफेज स्टेज पर देखते हैं। और नेक्स्ट इसके बाद आरएनए के अंदर पहले उसका स्ट्रक्चर के बारे में बताया, डीएनए एंड आरएनए दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, ओनली डिफरेंस उसका शुगर एंड बेस में रहता है। डीएनए के अंदर जैसे कि डीऑक्सी राइबोज शुगर रहता है, वही आरएनए के अंदर राइबोज शुगर मिलता है। बेस के अंदर जैसे कि जिस जगह पर डीएनए के अंदर थायमिन मिलता है उसी जगह पर यूरेसिल मिलता है आरएनए के अंदर। बाकी के तीन जैसे कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन दोनों के अंदर सेम ही रहता है। और नेक्स्ट इसके अंदर भी 2,3 फास्फोडाइस्टर लिंकेज मिलता है। और नेक्स्ट बेस एंड शुगर के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिलता है, सेम डीएनए के जैसे रहते हैं। और नेक्स्ट अगर आरएनए के सिंगल स्टैंडर्ड में अंदर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर मिले आसपास में तो ये डबल स्टैंडर्ड में बना लेता है। और नेक्स्ट चार्जेफुल के बारे में बताइए, मैं ऑलरेडी बोले से चार्जेफुल मेनली डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंड डबल स्टैंडर्ड आरएनए को ही लगता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के अंदर नहीं लगता क्योंकि इसके अंदर कोई भी प्यूरिन एंड पेरिमिडिन का रिलेशन नहीं रहता है। नेक्स्ट अल्कली हाइड्रोलिसिस के बारे में बताइए कि इसके अंदर अल्कली हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, लाइसिस बोलते हैं, इधर ब्रेकेज हो जा रहा, ब्रेकेज ऑफ न्यूक्लियोटाइड हो जा रहा। इसके अंदर जब अल्कली के प्रेजेंस में न्यूक्लिक एसिड को रिएक्ट करते हैं तो सेकंड कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में रिएक्शन होकर एक साइक्लिक डाइस्टर बॉन्ड बना लेता है। साइक्लिक डाइस्टर बोले तो इसके अंदर सेकंड एंड थर्ड कार्बन के बीच में साइक्लिक डाइस्टर बनता है। इसीलिए इसको 3 साइक्लिक डाइस्टर राइबोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और नेक्स्ट ये रिएक्शन के बारे में एक खासियत है कि ये मेनली आरएनए के अंदर ही पाया जाता है, वही डीएनए के अंदर ये रिएक्शन नहीं होता क्योंकि सेकंड पोजीशन ऑफ डीऑक्सीराइबोज के अंदर हाइड्रोजन रहता, हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं रहता। और नेक्स्ट ऑर्किनल रिएक्शन के बारे में बताइए कि ऑर्किनल रिएक्शन एक कलर रिएक्शन है जो मेनली पेंटोज शुगर है क्या नहीं बोलकर आइडेंटिफिकेशन के लिए हेल्प होता है। अगर आरएनए रहा, ये इनडायरेक्टली डीएनए एंड आरएनए है क्या नहीं बोलकर पता करता क्योंकि डीएनए एंड आरएनए के अंदर पेंटोज शुगर ही रहता है, इनडायरेक्टली हम आरएनए एंड डीएनए है क्या नहीं बोलकर ही आइडेंटिफाई करते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट आरएनए के अंदर पाए जाने टाइप्स के बारे में बताया। नॉर्मली आरएनए बहुत टाइप में मिलता है जैसे कि एचएनआरएनए, एसएनआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, मगर उसके अंदर मेन 3 टाइप है जैसे कि मैसेंजर आरएनए जो आरएनए का 5 to 10% कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट ट्रांसफर आरएनए जो 10 to 20% को कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट राइबोसोमल आरएनए जो सबसे ज्यादा 50 to 80% को कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस के बारे में बताया कि जो न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए रहता है, डीएनए ट्रांसक्राइब होकर हेटेरोजेनियस न्यूक्लियर आरएनए बनता है और ये हेटेरोजेनियस न्यूक्लियर आरएनए प्रोसेस होकर एमआरएनए बनता है और एमआरएनए साइटोप्लाज्म के अंदर जाने के बाद प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट मैसेंजर आरएनए का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका मॉलिक्यूलर रेट हाई रहता है और नेक्स्ट ये एमआरएनए का लाइफ स्पैन शॉर्ट रहता है। और नेक्स्ट ये एमआरएनए यूकैरियोटिक के अंदर मोर स्टेबल रहता है
और नेक्स्ट mRNA का कुछ मॉडिफिकेशन के बारे में बताया कि जो फाइडेशन बोले तो पेंटोस शुगर का 5th कार्बन फ्री है, बोले तो फॉस्फेट ग्रुप से अटैच नहीं है, उसके ऊपर कैपिंग होता है जो 7 मिथाइल गुआनिन ट्राइफॉस्फेट से रहता है। जो मेनली mRNA हाइड्रोलिसिस नहीं होना, बोले तो न्यूक्लियोटाइड ब्रेक नहीं होना mRNA का बोलकर हेल्प होता है। और नेक्स्ट mRNA यही mRNA बोलकर रिकॉग्नाइज करने के लिए भी हेल्प होता है। नेक्स्ट 3' एंड बोले तो पेंटोस शुगर का 3rd कार्बन फ्री है, बोले तो कोई भी फॉस्फेट ग्रुप से अटैच नहीं है, उसके ऊपर एडेनिलेट अटैच रहता है। और मेनली mRNA को स्टेबलाइज करने के लिए हेल्प होता है जो 22 to 50 न्यूक्लियोटाइड से अटैचमेंट से बनता है। और नेक्स्ट ट्रांसफर RNA जो 71 to 80 न्यूक्लियोटाइड से बनता है, जो नॉर्मली इसका स्ट्रक्चर नेक्स्ट पढ़ेंगे, मगर इसके बारे में याद रखो कि इसके अंदर 71 to 80 न्यूक्लियोटाइड्स का अटैचमेंट रहता है। और नेक्स्ट इसका मॉलिक्यूलर वेट अराउंड 24,000 डाल्टन तक रहता है। और नेक्स्ट टीआरएनए के बारे में बताइए जो 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड रहता है, उसके लिए डिफरेंट सेपरेट टीआरएनए मिलता है। नेक्स्ट इस टीआरएनए को फर्स्ट टाइम होली ने डिस्कवर किया था। और नेक्स्ट इसके बाद टीआरएनए जो क्लोर लीफ शेप में है, इसके बारे में बताया कि इसके अंदर एक एक्सेप्टर आर्म रहता है जो 7 बेस पेयर से बनता है। और ये इसको एक्सेप्टर आर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर अमीनो एसिड का अटैचमेंट होता है। और नेक्स्ट एक्सेप्टर आर्म का एक बात याद रखो कि इसका 3' एंड पर एक ACC कोडन रहता है। और नेक्स्ट ये PSA-C आर्म, इसके बारे में बताया कि ये 7 बेस पेयर के अटैचमेंट से बनता है। और इसको TPSA-C आर्म इसलिए क्योंकि इसके अंदर T थाइमिडिन, PSA स्यूडोयूरिडिन एंड C साइडिन ग्रुप इसके अंदर रहते हैं। नेक्स्ट वेरिएबल आर्म इसलिए क्योंकि कितने भी डिफरेंट टीआरएनए मिलते हैं, इसके अंदर वेरिएबिलिटी इसी आर्म से पता चलता है। और इसके अंदर भी 2 टाइप है, जिसके क्लास 1 टीआरएनए जो मोस्ट प्रोडोमिनेंट है, इसी क्लास 1 टीआरएनए की वजह से पता चलता है डिफरेंशियल टीआरएनए जो 75% को कंट्रीब्यूट करता है। और नेक्स्ट इसके अंदर 3 to 5 बेस पेयर रहते हैं। और नेक्स्ट क्लास 2 टीआरएनए जिसके अंदर 13 to 20 बेस पेयर रहते हैं। और नेक्स्ट एंटीकोडन आर्म जो 5 बेस पेयर के अटैचमेंट से बनता है। और ये मेनली mRNA को रिकॉग्नाइज करने के लिए हेल्प होता है क्योंकि एंटीकोडन बोले तो ये कोडन रहता है mRNA के अंदर, उस कोडन को एंटीकोडन में रहता है। बोले तो एग्जांपल के लिए लो, mRNA के अंदर अगर ये UC कोडन है बोले तो समझ लो ये UC है, समझ लो उसका एंटीकोडन में UAG रहता है इसके ऊपर। और नेक्स्ट डीआरएम के बारे में बताया कि नेक्स्ट डीआरएम जिसके अंदर 4 बेस पेयर से बनता है। और इसको डीआरएम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर डीहाइड्रोक्सीयूरिडिन है। और ये डीआरएनए का शेप मेंटेन्ड है क्योंकि इसके अंदर सभी आर्म के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर का अटैचमेंट रहता है। और नेक्स्ट राइबोसोमल आरएनए के बारे में बताया कि ये मेनली प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प होता है, इसलिए राइबोसोमल आरएनए को फैक्ट्री फॉर प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। और नेक्स्ट राइबोसोमल आरएनए के अंदर 2 सब यूनिट आते हैं, इसके लार्जेस्ट सब यूनिट जिसे 60S कहते हैं, और नेक्स्ट स्मॉलर सब यूनिट जिसको 40S कहते हैं। नेक्स्ट 60S के अंदर 20S आरएनए, 5S आरएनए, 5.S आरएनए आते हैं। और नेक्स्ट वही स्मॉलर सब यूनिट 40S के अंदर 18S आरएनए आता है। और नेक्स्ट ये राइबोसोमल आरएनए mRNA के ऊपर अटैच होकर प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प होता है। नेक्स्ट अदर आरएनए जैसे कि हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए जो मेनली mRNA को बनाने के लिए इन्फ्लुएंस करता है। और नेक्स्ट स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए जो मेनली mRNA के प्रोसेसिंग के इन्वॉल्व होता है। और नेक्स्ट लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए जो मेनली प्रोटीन जो mRNA बनता नहीं बनता इसके लिए रेगुलेट करने के लिए हेल्प होता है। और नेक्स्ट स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए, ये याद रखो कि स्मॉल न्यूक्लियर के लिए ये mRNA प्रोसेस की हेल्प होता है, वही न्यूक्लियोलर आरएनए के प्रोसेसिंग के लिए हेल्प होता है। दोनों प्रोसेसिंग है, इसके अंदर mRNA, इसके अंदर आरएनए। और इसके बाद नेक्स्ट स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए जो नॉर्मली फंक्शनल प्रोटीन का एक्सपोर्टेशन में हेल्प होता है। और नेक्स्ट ट्रांसफर मैसेंजर आरएनए जो नॉर्मली बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, और ये मेन प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड टैग को ऐड करता है, जिसकी वजह से प्रोटीन डिग्रेड नहीं होता है। अगर पेप्टाइड टैग ऐड नहीं है इसका मतलब वो प्रोटीन इरेगुलर है, जिसकी वजह से वो प्रोटीन डिग्रेड हो जाता है। और नेक्स्ट माइक्रो आरएनए और साइलेंसिंग आरएनए के बारे में बताया कि ये मेनली जीन एक्सप्रेशन को इनहिबिट करने के लिए हेल्प होता है बाय फॉर्मिंग ए आरएनए हाइब्रिड, इसलिए इसको थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए यूज होता है टू रेगुलेट ए जीन एक्सप्रेशन। और एग्जांपल के लिए पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट रहता है, उसके अंदर आरएनए साइलेंस करते हैं, वायरल आरएनए को साइलेंस करने के लिए प्लांट एक कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाता है। और नेक्स्ट कैटालिटिक आरएनए राइबोसोम के बारे में बताया कि नॉर्मली कितने भी एंजाइम रहते हैं वो प्रोटीन रहते हैं, मगर कुछ एंजाइम के अंदर आरएनए के भी पार्ट रहता है, एग्जांपल के लिए राइबोसोम। और नेक्स्ट आरएनए प्लस प्रोटीन राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन बनाता है, ये राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन ही राइबोसोम है। और नेक्स्ट इसके अंदर राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन के अंदर आरएनए पार्ट कैटालिटिकली एक्टिव रहता है। और नेक्स्ट राइबोसोम के एग्जांपल जैसे कि आरएनएस-P जो आरएनए को ब्रेक करने के लिए हेल्प होता है। और नेक्स्ट सेल्फ स्पाइसिंग आरएनए जो डीएनए को ब्रेक करने के लिए हेल्प होता है। और नेक्स्ट डीएनए आरएनए है ना और टेस्टेज स्ट्रक्चर को अडेप्ट कर सकता है, इसीलिए ये माना जाता है कि राइबोसोम था वही पहले
एंजाइम के जैसे एक्ट करते था, बाद में एवोल्यूशन से प्रोटीन आ गए एंजाइम के जैसा बोलकर ये माना जाता है। नेक्स्ट रिकॉम्बिनेंट राइबोसोम के बारे में बताया कि ये आर्टिफिशियली सिंथेसिस करते हैं, जो मेनली थेरेप्यूटिक एजेंट के जैसे यूज होता है फॉर क्यूरिंग ए डिसीज। क्योंकि अगर आरएनए डैमेज रहा, इफेक्टेड रहा, तो इसके वजह आरएनए की वजह से प्रोटीन भी इफेक्टेड आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर डिसीज कंडीशन डेवलप होता है। उस आरएनए के ब्रेक करने के लिए हम रिकॉम्बिनेंट राइबोसोम को यूज करते हैं। और नेक्स्ट इसके बाद यूकैरियोटिक आरएनए क्लासिफिकेशन के बारे में बताया कि यूकैरियोटिक के अंदर जो आरएनए पाया जाता है वो आरएनए पूरे का पूरा प्रोटीन को कोड नहीं करता, उसके अंदर कुछ पार्ट रहता वही प्रोटीन को कोड करते हैं, उसको एमआरएनएस कहते हैं। और नेक्स्ट बाकी का पार्ट जो प्रोटीन को कोड नहीं करता उसको एनसीआरएनएस कहते हैं। और नेक्स्ट न्यूक्लिक एसिड एनालॉग के बारे में बताया कि एनालॉग बोले तो ये नॉर्मली सिंथेटिक रहता है और मैनमेड रहता है, जो नेचुरली अकरिंग आरएनए एंड डीएनए के सिमिलर रहता है। और नेक्स्ट इस न्यूक्लिक एसिड एनालॉग को ज़ीनोन्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। और नेक्स्ट इसका एग्जांपल जैसे कि आर्टिफिशियल न्यूक्लिक एसिड, पेप्टाइड न्यूक्लिक एसिड, थ्रियोस न्यूक्लिक एसिड। और नेक्स्ट ये न्यूक्लिक एसिड एनालॉग मेनली ओरिजिन ऑफ लाइफ को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प होता है। और नेक्स्ट इसके साथ एक चैप्टर खत्म होता है। थैंक्स।